देखिए आज का हमारा टॉपिक है स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये भी तो एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, लेकिन जैसे ये स्वप्रेरण है, अभी हम बात करेंगे आगे अन्योन्य प्रेरण की। और अब तक आप पढ़ रहे थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो वास्तव में चाहे वो अन्योन्य प्रेरण हो या फिर वो स्वप्रेरण हो, दोनों ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। ठीक है ना? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हमें समझना है। रियल में अब तक जो आप पढ़ रहे थे वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो था, वास्तव में वो अन्योन्य प्रेरण था। अब अन्योन्य क्या होता है, स्व क्या होता है, उसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। जैसे मान लो ये आपने कोई कॉइल ली, आपने एक धारावाही पंडाल का ली, मान लीजिए उसमें आपने एक बैटरी लगाई या सेल लगा दिया, की लगा दी, और जरूरत के लिए चाहो तो एक धारा नियंत्रक और लगा लो। ये आपने एक रियोस्टेट और लगा दिया उसमें, धारा नियंत्रक RH, ये की और ये बैटरी, और ये एक आपकी कोई कॉइल है। धारा नियंत्रक का काम आप जानते हैं, पहले भी इसमें डिस्कस हो चुका है। धारा नियंत्रक दो तरह से काम करता है, एक तो परिपथ में धारा को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा काम होता है एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, विभव विभाजक के रूप में। अगर कभी आपको विभवांतर को स्टेपों में जरूरत पड़ रही है, कभी 1 वोल्ट पे 2 वोल्ट पे 3 वोल्ट पे 4 वोल्ट पे 5 वोल्ट, तो वहां हम यही काम करते हैं। हम बैटरी के साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा करके और उस पोटेंशियल को डिवाइड करते हुए यूज करते हैं। वो जैसे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां क्लियर हो जाएगा कि उसको कैसे किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई स्वप्रेरण क्या चीज है। जैसे मान लीजिए आपने बैटरी को लगा करके की को आपने ऑन किया, जैसे ही आप की को ऑन करते हो सर्किट में, इसका मतलब जो करंट की वैल्यू है वो 0 से और अपनी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ चलती है। तो करंट जो है 0 से, और मान लो मैक्सिमम वैल्यू I है, तो I की तरफ बढ़ेगी आगे। ठीक है, लेकिन ये जो काम होता है ये क्षण भर में हो जाता है, ये मिली सेकेंडों में हो जाता है काम, 10⁻³ सेकेंड। इसीलिए कहते हैं मोमेंटियरली, क्षणिक। तो ये 0 से I जो काम हुआ वो क्षण भर में हो गया, बहुत जल्दी हो जाता है। अब जैसे कल जो हम पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि एक कॉइल हमने ली और उसमें एक बैटरी लगाई है, एक की लगाई, और उसके पास एक दूसरी कॉइल और रख दी है और उसमें लगा दिया है गैल्वेनोमीटर। जैसे ही आप इसके स्विच को ऑन करते हो तो करंट आपकी 0 से I तक जाती है, और अगर ऑफ करेंगे, मान लीजिए स्विच को ऑफ करोगे तो करंट I से 0 तक आएगी। यानी एक बार करंट की वैल्यू बढ़ेगी और दोबारा में करंट की वैल्यू घटेगी। लेकिन जब सोलेनॉइड की बात आती है तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड B होता है उसका फॉर्मूला होता है μ0 n I। इसका मतलब B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर करंट बढ़ेगी तो B बढ़ेगा और करंट घटेगी तो B घटेगा। और फिर फ्लक्स की बात करें तो फाई इक्वल टू होता है BA cos थीटा। इसका मतलब B अगर चेंज हो रहा है तो फाई चेंज होगा, और फाई को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। और आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या था कि अगर किसी कॉइल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण ये दोनों ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए आपने इस कॉइल के अंदर स्विच को ऑन किया, करंट 0 से I हुई, यानी इतनी देर के लिए करंट का मान बदला, करंट का मान बदला, B का मान बदला, B का मान बदला, फाई का मान बदला। किसमें? इसी कॉइल के अंदर। तो इसी कॉइल के अंदर क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। इसमें और इस चित्र में क्या फर्क दिख रहा है आपको? यहां हम ये कह रहे हैं कि करंट का मान तो इसमें बदल रहे हैं, लेकिन इस वाले में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है।
ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आप इस कॉइल में धारा के मान को परिवर्तित करोगे तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना उसके पास वाली कॉइल में ही होगी, उस कॉइल में भी खुद हो सकती है। यानी जब आप आई का मान यहां चेंज कर रहे हो तो इस कॉइल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि भाई बी पहले इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, अब जब आई चेंज होगा तो बी चेंज होगा, बी चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, तो इस कॉइल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स भी तो चेंज होगा। इसका मतलब इसी कॉइल में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और उसकी वजह से इसमें एक प्रेरित धारा बहने लगेगी। बात समझ कि नहीं? तो अगर किसी कॉइल में करंट का मान बदलते हैं और उसी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हो जाए, इसको कहते हैं स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। और अगर उसके पास में रखी कॉइल में ऐसा हो जाए उसको कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। बात समझ में आ गई ना? दोनों घटना समझ में आ गई। अगर आप किसी कुंडली में धारा के मान को बदल रहे हो और उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और उसी में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, यह स्वप्रेरण है। और अगर पास किसी रखी हुई कॉइल में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, यह अन्योन्य प्रेरण है। दोनों पॉइंट क्लियर? अब थोड़ा सा समझते हैं भाई। यहां पे मान लो इसमें करंट की दिशा थी ये वाली और करंट बढ़ रही है। भाई करंट क्या हो रही है? बढ़ रही है, करंट इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड करंट होगी उसकी दिशा ऐसी होनी चाहिए जो इसके करंट के बढ़ने का अपोज करे। इसका मतलब डेफिनेटली इसके विपरीत होगी। तो इसमें जो प्रेरित धारा होगी वो फिर विपरीत दिशा में होगी। यानी ये धारा जो इसमें हमने शो की है एरो के द्वारा, वो वाली धारा तो ये है जो बैटरी से फ्लो हो रही है, और जो इस वाली को मैं दिखा रहा हूं प्रेरित धारा, वो धारा वो है जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें पैदा हो रही है, जो कि इस धारा के अपोजिट है। यानी फिर ये वाली धारा इसके मान को क्या करना चाहेगी? कम करना चाहेगी। अगर यही चीज आप इस कॉइल में इस तरीके से देखते, इसी चीज को आप ऐसे देखते कि अब की बार स्विच को क्या कर रहे हैं हम? ऑफ कर रहे हैं। तो ऑफ करते तो धारा आई से 0 की तरफ जाती, धारा की दिशा वही है लेकिन धारा क्या हो रही है? 0 की तरफ जा रही है। अब तो लेंज लॉ क्या कहता है? वो उस कारण का विरोध करती है जिससे उत्पन्न होती है। इसका मतलब धारा कम हो रही है तो धारा के कम होने का विरोध करेगी, यानी उसे बढ़ाना चाहेगी। और बढ़ेगा कब? जब प्रेरित धारा की दिशा उसी की दिशा में उत्पन्न हो जाए। ये दिशा अब की बार प्रेरित धारा की दिशा होगी। बात समझ में आ गई? ये जो घटना होती है इसको कहते हैं स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। अगर कभी एक नंबर में डेफिनेशन आ जाए, सिंपल सी कह दोगे कि अगर किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, अब वो परिवर्तन चाहे धारा को चेंज करके हो या कैसे भी हो, और उसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। और अगर यही तुमसे अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा पूछे तो आप कह दोगे किसी कुंडली में क्या कर रहे हैं हम? किसी कुंडली में धारा के मान को बदल रहे हैं और उसके पास रखी हुई कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाए, उसकी वजह से उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। बात क्लियर? अब यही जब स्वप्रेरण की बात आ जाती है तो फिर आता है स्वप्रेरण गुणांक। देखिए टॉपिक बड़े हैं, बड़े से मतलब वैसे छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन हमें इनको समझना है, स्वप्रेरण को भी अन्योन्य प्रेरण को भी। और आज के वीडियो में हम केवल डिटेल में जो पढ़ना चाहते हैं वो स्वप्रेरण को पढ़ना चाहते हैं। तो स्वप्रेरण की परिभाषा हो गई। इसके बाद आता है स्वप्रेरण गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और उसको सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल देते हैं, स्वप्रेरकत्व भी बोल देते हैं। स्वप्रेरण गुणांक कह दो या फिर कह दो स्वप्रेरकत्व, एक ही बात है। और ये क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, परिभाषा कैसे देंगे, इसका मात्रक क्या होगा, इसकी विमा क्या आएगी, वो सारी चीजें अब हमें इसमें समझनी है। एक्चुअल में होता क्या, यहां एक वर्ड और आता है, उसको कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज का मतलब होता है, उसको बोलते हैं हिंदी में फ्लक्स ग्रंथिताएं। फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स ग्रंथिताएं, इसका मतलब यह है किसी कुंडली से संबंधित कुल फ्लक्स। मान लो एक कुंडली, ये जो कुंडली है इसके एक चक्कर से संबंधित जो फ्लक्स है उसको आप फाई कह रहे हो।
और इसमें फेरों की संख्या n है, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा आपका n फाई, और उस n फाई को ही हम बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज या फ्लक्स ग्रंथिताएं। कभी कभी ये वर्ड भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि फ्लक्स ग्रंथिताओं का क्या मतलब है, तो आप बता दोगे किसी कुंडली से संबंधित कुल चुंबकीय फ्लक्स। एक फेरे से संबंधित अगर फाई है और फेरों की संख्या n है, तो टोटल फ्लक्स हो गया आपका n फाई। तो n फाई जो है ये फ्लक्स ग्रंथिताएं हो गई, फ्लक्स लिंकेज हो गया। अब प्रैक्टिकल क्या बता रहे हैं भाई, ये फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, किसकी वजह से आ रहा है। मान लीजिए मैं ये कहूं कि यहां पर b का मान 0 हो जाए। एक बात बताइए, जब b ही 0 हो जाएगा तो फाई इक्वल टू b a cos थीटा होता है, तो फिर तो फाई का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब b किस पर डिपेंड कर रहा है, i पे। अगर i 0 कर देंगे तो b 0 हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात है कि ये जो फ्लक्स ग्रंथिताएं होती हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। सिंपल सी बात है भाई, ये जो विद्युत धारा है उसके अनुपाती होती है, n फाई इज प्रोपोर्शनल टू I। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा, तो n फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है Li। तो वास्तव में ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, ये आपको न्यूमेरिकल के लिए बहुत हेल्प करेगा। आप इस फॉर्मूले को याद रखें, n फाई इज इक्वल टू Li। n आप समझ गए, n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, फाई एक फेरे से संबंधित फ्लक्स, I विद्युत धारा उसमें, और L यहाँ एक नियतांक है जिस नियतांक को आप कहते हो स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरक। अब बात तो फॉर्मूला तो ये याद रखेंगे न्यूमेरिकल के लिए, लेकिन अब अगर परिभाषा की बात आ जाती है कि L की क्या परिभाषा दी जाए, तो फिर आप बताओगे यहाँ L एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, लेकिन फिर उसकी परिभाषा आप बताओगे तो L इज इक्वल टू हो जाएगा n फाई अपॉन I। ये L का फॉर्मूला बन गया। अब आप L की परिभाषा देना चाहते हो, तो L की परिभाषा देने के लिए आपने मान लिया लेट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो फिर L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फाई। परिभाषा क्या हो गई, अगर किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है तो उसकी जो फ्लक्स ग्रंथिताएं होती हैं वो उसके स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होती है। या फिर आप कह सकते हो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उसकी फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा एकांक है या 1 एम्पियर है। सिंपल सी परिभाषा, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन हम बनाते हैं। देखिए, शब्दों को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रटने की बजाय डेफिनेशन बनाना सीखिए। खासकर मैथमेटिकल डेफिनेशन जो होती है ना, ऐसी सभी परिभाषाएं जो सूत्र से दी जाती हैं, सूत्र में कुछ चीजों को वन मान करके दी जाती है, उनको मैथमेटिकल डेफिनेशन बोलते हैं। और उसे बोलना बड़ा आसान है, बस उसमें ये बता दो कौन सी चीज किसके बराबर है और कब बराबर हुई है। ये इसके बराबर है लेकिन जब इसमें ये और ये वन है, एकांक है, परिभाषा कंप्लीट। तो आपकी L की परिभाषा हो गई। अब L की जब परिभाषा हो गई तो फिर इसकी मात्रक पे बात की जाए, मात्रक के बाद इसकी विमा पे बात की जाए, क्योंकि मात्रक और विमा दोनों इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो चलिए L की ये परिभाषा आई है, मैं मात्रक की बात करूंगा, साथ ही साथ इसकी एक दूसरी परिभाषा और देनी है हमें। तो पहले हम मात्रक की बात करते हैं। तो L इज इक्वल टू क्या है, n फाई अपॉन I। फाई क्या था, चुंबकीय फ्लक्स। हालांकि चुंबकीय फ्लक्स के हमने कई यूनिट पढ़े और मैंने कहा था रखने की बजाय बेटा निकालने की कोशिश किया करो, लेकिन वैसे अगर बात की जाए तो फ्लक्स का वेबर यूनिट आपने यूज किया था, तो वो हो गया वेबर पर एम्पियर। तो एक मात्रक आ गया इसका वेबर पर एम्पियर। चलिए अब दूसरे मात्रक की बात करते हैं। फाई का दूसरा मात्रक क्या था, फाई के लिए मैंने कहा था फाई इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा। और यहां से अगर आपको बी का, अब बी के यूनिट के लिए हमेशा इसका यूज करो, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। तो बी निकालोगे तो वो आ जाएगा एफ अपॉन आई एल, यानी न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। तो ये बी का यूनिट आया न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और तुम्हें निकालना है फाई का, तो यहां लिखोगे न्यूटन पर एम्पियर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया न्यूटन मीटर पर एम्पियर। फाई का यूनिट आ गया ये आपका न्यूटन मीटर पर एम्पियर। अब दोबारा से
और करके या करके दूसरा दोगे तो n तो नंबर ऑफ टर्न्स है, I की जगह पे लिख दोगे न्यूटन मीटर पर एम्पियर इनटू I की जगह पे फिर से एम्पियर, तो यूनिट आ गया आपका न्यूटन मीटर पर एम्पियर का स्क्वायर। समझ गए ना? राइट, रट नहीं सकते, फॉर्मूले इतना बन सकता है, इसलिए आप तो केवल ये याद रखिए फॉर्मूले से कैसे निकाला जाए उसको, रटने की आदत ही मत डालो, ठीक है ना? तुरंत निकाल लो, जब भी बी की जरूरत पड़े एक ही फॉर्मूला यूज करो, F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, फिर आप जानते हो लिंक करना। चलिए खैर, इसके अलावा अब जो बात ध्यान रखनी है वो क्या है, चाहे आप इसको कहो चाहे इसको कहो, इनको फिर हम और बोलते हैं हेनरी। अब आप जब भी यूज करेंगे एल का मात्रक यूज करेंगे हेनरी, लेकिन बेसिक की बात की जाए तो बेसिक या तो वेबर पर एम्पियर या फिर न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, ये बेसिक उसका यूनिट हो गया, ठीक है? अब बात करते हैं कि भाई इसकी, हालांकि मैं अभी इसके और भी यूनिट बताऊंगा आपको, वो जैसे जैसे फॉर्मूला आता जाएगा मैं बताता चला जाऊंगा, ठीक है ना? अब बात करते हैं कि भाई इसकी डायमेंशन भी निकाली जाए, डायमेंशन क्या होती है? देखिए डायमेंशन के दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूले से बना लो, कभी कभी क्या होता है फॉर्मूले से भी आसान हो जाता है यूनिट से। अगर आपने यूनिट निकाल ही लिया है पहले से, तो फिर तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप यूनिट से ही डायमेंशन बना लिया करें। जैसे आपने यूनिट निकाल लिया न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, तो फिर यहीं से बना लो विमा, तो विमा क्या हो जाएगी? न्यूटन का मतलब बल की विमा, तो m n p की पावर -2, मीटर का मतलब n, और एम्पियर का मतलब a। भाई एम्पियर के लिए तो a यूज करते हैं। अब आप इसको जब आगे सॉल्व करके लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका m स्क्वायर p की पावर -2 a की पावर -2। ये आपके सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरण गुणांक की विमा निकल के आ गई। तो क्या क्या समझे हम स्वप्रेरण की घटना क्या है उसको समझे, स्वप्रेरण गुणांक क्या है, उसकी परिभाषा कैसे देनी है, उसका मात्रक कैसे निकालना है और उसकी विमा कैसे निकालना, ये पूछे जाते हैं अक्सर। ज्यादातर इसमें से जब एक नंबर का क्वेश्चन बनता है ना, तो वो यही बनता है कि स्वप्रेरण गुणांक क्या है, स्वप्रेरकत्व क्या है, या अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है, तो उसको भी बताएंगे कि भाई उसकी डेफिनेशन कैसे होगी। लेकिन अभी इसकी एक डेफिनेशन की जरूरत और है हमें। देखिए हमने एक डेफिनेशन तो इसकी दे दी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। हमारा ये आ गया भाई फॉर्मूला जो मेन है न्यूमेरिकल के लिए वो ये है n phi = Li, लेकिन हम फैराडे लॉ की बात और करते हैं। फैराडे लॉ क्या होता है भाई? अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो E = -kn और d∅/dt, ये है फैराडे लॉ। एक बात बताइए n क्या है? यहाँ n है फेरों की संख्या, और फेरों की संख्या एक नियतांक होता है, और आप अच्छी तरह से जानते हो मैथ के स्टूडेंटों कि नियतांक को डिफरेंशियल से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ रही है तो जैसे डिफरेंशियल से बाहर निकाल सकते हैं उसको डिफरेंशियल के अंदर ले जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, E = n को अंदर ले गए तो d/dt और अंदर लिख दिया n phi। लेकिन हम ये पहले से जानते हैं कि n phi की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है Li की। तो अब आपने क्या किया, E = -kd/dt और ये Li, लेकिन L तो कांस्टेंट है। आपने बताया कि भाई यहाँ एक नियतांक होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो कांस्टेंट डिफरेंशियल से कहा जाएगा, बाहर आ जाएगा। E = -kL/di/dt। ये आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से ये इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों में डिफरेंस बता देता हूं कि कब न्यूमेरिकल में आप कैसे करोगे। अगर कभी स्वप्रेरकत्व की बात आ रही है, उसका कोई न्यूमेरिकल है और वहां फ्लक्स की बात की जा रही है, तो फ्लक्स की बात की जा रही है तो n phi = Li। लेकिन अगर फ्लक्स की बात न करके करंट में चेंज की बात कर रहा है कि इतने सेकंड में करंट इतने से बढ़ के इतने हो गई है, तो फिर सिंपल सा E = -kLdi/dt। अब मान लो आप यहां से परिभाषा देना चाहते हो उसकी, माइनस साइन की कोई परेशानी नहीं है। माइनस साइन तो फैराडे लॉ में लेंज के नियम की वजह से आता है, वो तो आप जानते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल वगैरह निकालो, भले माइनस लगा दो तो ठीक है, ना लगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस लगा के चलोगे तब भी करंट चेंज, नॉर्मली जो करंट चेंज होता है वो 0 से 5 या फिर 5 से 0, तो वो अपने आप प्लस माइनस एडजस्ट भी हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहां से L की परिभाषा देनी है आपको, तो L = हो जाएगा
ई अपोन या माइनस ई अपोन, अब ये अपोन में चला जाएगा तो डी आई ओवर डी टी। अब आपने इसमें मान लिया लेट डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कुंडली जो है ना हमारी, उस कुंडली में हम धारा का मान जो परिवर्तित कर रहे हैं, धारा के मान को 1 एम्पियर पर सेकंड की रेट से परिवर्तित कर रहे हैं। डी आई ओवर डी टी ये क्या बोला जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। करंट के मान में परिवर्तन वो टाइम के साथ, समय रेट है ये उसकी। अब आप क्या कहोगे भाई, जब ये मान लिया तो L इज इक्वल टू हो गया माइनस का E। क्या परिभाषा हो गई? किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक आंकिक रूप से, माइनस साइन हटा दिया हमने, आंकिक बात कर दी, स्वप्रेरण गुणांक आंकिक रूप से उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। लेकिन कब होता है इस बात को और बता दो, जबकि कुंडली में धारा के परिवर्तन की दर एक है, एक अंक है, इकाई है। बात खत्म, समझ गए ना? कोई से वर्ड यूज कर दीजिए आगे पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपकी एल की परिभाषा हो गई। अब एल की परिभाषा हो गई, ठीक है भाई, आपने एल का मात्रक भी पहले निकाला, एल की विमा भी निकाल दी, लेकिन एक मात्रक आप यहां से भी दे सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप कहोगे हम तो एक मात्रक याद कर लेंगे, काम चल जाएगा, क्या जरूरत है 2-4 याद करने की? कोई दिक्कत नहीं। समस्या क्या है, देखिए आप आंसर लिख रहे हो, ज्यादातर हमेशा एल का यूनिट यूज होता है हेनरी। कोई जरूरत नहीं है कि तुम वेबर पर एम्पियर रखो या न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर रखो, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ गया मल्टीपल चॉइस में और कहा कि एल का यूनिट क्या है, और वहां तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि हेनरी दे रखा है, तो फिर तुम्हें निकालना आना चाहिए, और वहां फिर कुछ भी दिया जा सकता है। इसलिए आपको सारे यूनिट निकालने आने चाहिए, ठीक है? तो अब यहां से इसके यूनिट की और बात करते हैं। तो एल इक्वल टू क्या है? माइनस के ई अपॉन डी आई ओवर डी टी। अब ये डी टी तो एक तरह से ऊपर चला जाएगा ना, इसका मतलब अगर इस हिसाब से देखें तो एल इक्वल टू हो जाएगा माइनस के ई और डी टी ऊपर चला गया अपॉन में डी आई, और यहां से यूनिट बनाओगे तो ई है विद्युत वाहक बल और उसका होता है वोल्ट, तो इसका मतलब इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट सेकंड। भाई समय का क्या हो गया? पर एम्पियर। तो ये एक यूनिट और निकल के आ गया इसका, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ये भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे यूनिट आ जाते हैं, तो आप लोग निकालने की प्रैक्टिस करें बजाय रखने की। अब ये हमारा काम इतना हो गया कि हमने स्वप्रेरण को समझ लिया, स्वप्रेरण की घटना क्या है, और स्वप्रेरण गुणांक को समझ लिया पूरी तरह से, दोनों तरह से उसकी डेफिनेशन देना सीख लिया हमने। मात्रक हो गए, विमा हो गई। अब क्या आता है, कुछ या तो उनको डेरिवेशन कह लो, और मैं तो ये कहता हूं डेरिवेशन न कहकर के आप उसको एक न्यूमेरिकल समझो। देखिए, अब आपसे किसी भी चीज का स्वप्रेरण गुणांक निकलवाने के लिए कहे, वैसे तो डेरिवेशन ही है, लेकिन आप उसको एज ए न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। ऐसे समझो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और फिलहाल जो आपके सिलेबस में है वो दो है, एक किसी सोलेनॉइड का स्वप्रेरण गुणांक निकालना, और एक किसी धारावाही कुंडली का यानी लूप का स्वप्रेरण गुणांक निकालना। तो उन दोनों टॉपिकों पे अब डिस्कस करते हैं, और बहुत ही आसान टॉपिक है ये। केवल पूरा का पूरा डेरिवेशन जो है 3 बातों पर डिपेंड करेगा, और 3 बातें आप ध्यान रखोगे, डेरिवेशन अपने आप होकर के आ जाएगा आपके सामने। देखिए, हम निकाल रहे हैं किसी धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, ये टॉपिक है हमारा। धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है? अब आप इसे कैसे निकालें? तो सोलेनॉइड को आप पहले से परिचित है, कहीं कोई परेशानी नहीं। ये एक सोलेनॉइड होती है, मान लो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, और इसका स्वप्रेरकत्व है L, स्वप्रेरकत्व, और इसकी लंबाई को फिर मैं स्मॉल l मान करके चल रहा हूं, सही है ना? क्योंकि स्वप्रेरकत्व जब कैपिटल L आएगा तो लंबाई को स्मॉल l मान लेते हैं, और इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल l और टोटल फेरों की संख्या कैपिटल N। वो तो आपने सोलेनॉइड में भी पढ़ा है। और यहां अगर n की बात की जाएगी तो n इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल N अपॉन L।
ये आप पहले से जानते हो इस बात को, लेकिन हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका एल निकालना है। हमें इसका स्वप्रेरण का तो कह लीजिए या स्वप्रेरण गुणांक कह लीजिए, एल कैपिटल एल को निकालना है। केवल और केवल 3 स्टेपों का काम है। भाई आपका फॉर्मूला क्या है, आपका फॉर्मूला है एन फाई इक्वल टू एल। ये फॉर्मूला है आपका। पहले स्टेप में क्या निकालोगे आप, पहले स्टेप में आप, यानी अगर इसके हिसाब से देखें तो अगर फाई आ जाए, देखिए अगर इसके हिसाब से, और मैं केवल इसके लिए नहीं बता रहा हूं आपको, कोई भी ऐसा डेरिवेशन आ जाए, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए जो तुम्हें लग रहा है कि डिराइव होकर के आना है, और उसमें तुम्हें किसी भी चीज का स्वप्रेरण तत्व निकालना है, स्वप्रेरण गुणांक निकालना है, केवल इन बातों को ध्यान दीजिए कि एन फाई इक्वल टू एल आई। इसका मतलब अगर कहीं से फाई आ जाए तो काम चल गया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स एन हमें दे रखी है, एल निकालना है, आई दे रखी है, तो काम चल गया ना। अब फाई कहां से आएगा, फाई का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस। इसका मतलब अगर कहीं से बी आ जाए तो काम चल गया। तो हमारा जो टारगेट रहेगा ना, सबसे पहले बी निकालने का हुआ करेगा। बी निकाल के दूसरा टारगेट फाई निकालो बी ए कॉस थीटा से, और तीसरा टारगेट बस कुछ नहीं है, एन फाई इक्वल टू एल आई में लगा दो। केवल 3 स्टेप। पहला स्टेप बी निकालो, और बी का फॉर्मूला आपने वहां कुछ ना कुछ पढ़ा होगा पहले से। तो अब आप क्या करोगे, परिणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बी निकालोगे। आप अच्छी तरह जानते हो किसी भी धारावाही परिणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई, अच्छी तरह से जानते हो आप। तो आपने बी निकाल दिया सब, म्यू नॉट एन आई, सही है ना। अब बी आ गया, अब क्या निकालना है, फाई। फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आप अच्छी तरह से जानते थे यहां जो बी की डायरेक्शन होती थी इसके अक्ष पर ऐसे करके दिखाती थी। अगर इसे ऐसे क्लॉकवाइज दिखा रहे हैं तो ये साउथ बन जाता है, ये नॉर्थ बन जाता है, एंड द डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और अगर आप इस एरिया को लोगे, ये लूप ऐसे है, तो इसका एरिया या तो ऐसे लोगे या ऐसे लोगे, लेकिन हम तो उसी उधर ही ले लेते हैं, तो 0 डिग्री हो गया। इसका मतलब इस केस में यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 डिग्री। तो यहां से फाई इक्वल टू हो गया बी ए कॉस 0 की वैल्यू 1। अब फाई की वैल्यू बी हो गई, बी की वैल्यू पहले निकाल ली, आप चाहो तो उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। बी की वैल्यू लगा दो साजा, फाई इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई इनटू ए। फाई आ गया, 2 स्टेप, बी निकाला फाई निकाला, इसमें लगा दिया एन फाई इक्वल टू एल आई में। अगले स्टेप में क्या कर दोगे, एन फाई इक्वल टू एल आई। एन अपनी जगह, फाई की वैल्यू इसको चाहो तो सेकंड इक्वेशन मान लेना, फाई की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, कितनी है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई ए इक्वल टू एल आई। आई से आई कैंसिल, एल का फॉर्मूला निकल के आ गया म्यू नॉट कैपिटल एन स्मॉल एन ए। काम खत्म। हाँ एक चीज कर सकती हूं कि इसमें क्या दोनों तरह के एन आ रहे हैं, स्मॉल एन भी आ रहा है, कैपिटल एन भी आ रहा है, और न्यूमेरिकल जब तुम्हारे पास आएगा तो उसमें एक ही चीज देगा वो, या तो स्मॉल एन देगा या कैपिटल एन देगा, तो एक में बदल लो। मान लो आप चाहते हो कि हम तो इसको कैपिटल एन में लाना चाहते हैं, तो स्मॉल एन की जगह लगा देना कैपिटल एन अपॉन एन। तो उस केस में एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल एन तो है ही, और यहाँ कैपिटल एन अपॉन एल इनटू ए। तो एन इक्वल टू हो गया म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए अपॉन, ये फॉर्मूला बन गया साहब का। और आप ये चाहते हो कि नहीं हम तो स्मॉल एन में लाना चाहते हैं, तो यहीं से कैपिटल एन की वैल्यू हो जाएगी एन इनटू एल, और फिर उस केस में क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन की जगह पे एन एल और एन एल ए, सही है ना। तो एल इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए एल, ये फॉर्मूला। केवल और केवल 3 स्टेपों का काम है। केवल जब भी कोई तुम भूल भी जाओ ना, रिवीजन भी ना कर पाओ, तो बस मेरी ये 3 बात याद रख लेना कि सर ने बस 3 बात बताई थी कि बी निकालना है, फाई निकालना है और फॉर्मूले में लगा देना है। चाहे डेरिवेशन का रिवीजन तुमने किया हो या ना किया हो, अगर तुम दिमाग से काम लोगे अपने आप आपका डेरिवेशन निकल के आ जाएगा। थोड़ी सी एक और बात यहाँ जो कि इंपॉर्टेंट भी है, उसकी जरूरत भी पड़ती रहती है आगे। अब आप क्या कह रहे हैं, ऐसी सोलेनॉइड के लिए, भाई ये जो सोलेनॉइड थी ना, ये तब आपने फॉर्मूला टाइप किया है जब इसके अंदर एयर है, लेकिन अब की बार आपके पास ऐसी सोलेनॉइड है उसके अंदर एयर नहीं है बल्कि कोई आयरन की रॉड रखती है, या फिर कहिए एक मीडियम भर दिया गया है।
तो आप अच्छी तरह से जानते थे अगर मीडियम भर देते तो इसके अंदर जो बी होता है फिर बी जो है म्यू नॉट नहीं होता, फिर म्यू एन आई हो जाता है। बी की वैल्यू क्या हो जाती है? म्यू एन आई। लेकिन आप ये भी जानते हो कि म्यू की वैल्यू कभी नहीं दी जाती, बल्कि वैल्यू किसकी होती है? म्यू आर की। तो म्यू, फिर म्यू का मान क्या होता है? म्यू का मान होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। इसका मतलब फिर भी म्यू की जगह पर म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप सेल्फ इंडक्टेंस निकालना चाह रहे हो किसी कॉइल का और उसके अंदर कोई सॉफ्ट आयरन कोर रखी है या कोई दूसरा मीडियम है, तो फिर एल का फॉर्मूला भी आपका ये आ जाएगा। मान लीजिए आप उस वाले को लिख रहे हैं तो म्यू नॉट नहीं आएगा, म्यू एन स्क्वायर ए ये आएगा। लेकिन म्यू का मान आपके पास नहीं होगा, इसलिए म्यू की जगह पर भी लगाओगे आप म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए एन। और अगर दूसरे वाले फॉर्मूले को लिखोगे तो फिर वो होगा म्यू नॉट म्यू आर कैपिटल एन स्क्वायर ए अपॉन एन। तो क्या दिख रहा है दोनों से? क्या टर्म फालतू दिख रहा है आपको? म्यू आर फालतू दिख रहा है दोनों में। इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस जो है म्यू आर टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, म्यू आर गुना बढ़ जाता है। तो कभी कभी इस चीज की जरूरत पड़ जाती है। और कभी कभी एक नंबर पे क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा कि एक लंबी परिनालिका है, उसके अंदर अगर आयरन की रॉड रख दें तो बताइए स्वप्रेरण गुणांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप कह दोगे स्वप्रेरण गुणांक म्यू आर गुना बढ़ जाएगा। बात खत्म। तो इस तरीके से आप किसी भी धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक निकाल सकते हो। एक और डेरिवेशन लेते हैं छोटा सा। अब की बार एक धारावाही लूप का लेते हैं। धारावाही लूप का स्वप्रेरण गुणांक देखिए, धारावाही लूप का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक ये निकालना है आप। अब धारावाही लूप क्या कह रहे हो? एक लूप है, ये लूप है। लूप की रेडियस लिखना चाहो रेडियस लिख लेना, एरिया की बात करो एरिया की बात कर लेना, वो बाद की बात है। तो मान लिया आपने लूप की रेडियस आर है और उसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है क्लॉकवाइज मान लिया, और आप इस लूप का स्वप्रेरण गुणांक निकालना चाहते हो। और आपने ये भी मान लिया इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने? कैपिटल एन है। 3 स्टेप है। पहला स्टेप बी निकालो। तो किसी भी लूप की वजह से उसके केंद्र पे या उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन, भाई नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे तो एन भी लेना पड़ेगा, एन आई अपॉन 2r। ध्यान है फॉर्मूला में भूल गए भाई? अनंत लंबाई के चालक के कारण नीचे पाई आ जाता था और सिंपल लूप में क्या होता है? आर आता है। तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r ये इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अब आप निकालना, अगर इस चुंबकीय क्षेत्र की बात करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या तो ऐसे अंदर आएगी या फिर बाहर आएगी। और इस लूप के एरिया की दिशा की बात करोगे तो वो भी या तो अंदर होगा या फिर बाहर होगा। यानी एंगल या तो 0 डिग्री बनेगा उनके बीच में या 180। और 0 की बात करोगे तब भी cos 0 की वैल्यू 1 और cos 180 की बात करोगे तो -1, और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू पे। तो इसलिए एंगल हम क्या दिखा देते हैं? 0 डिग्री। तो अब भी आ गया हमारा निकल करके। अब भी आ गया, अब क्या निकालना है? फाई। तो फाई इक्वल टू कह दोगे बी ए cos थीटा। अब बी की वैल्यू और ए की वैल्यू मैंने बता दी आपको, या तो अंदर या बाहर, यानी थीटा को 0 ले लीजिए। थीटा 0 ले लोगे तो फाई इक्वल टू बी ए, फाई इक्वल टू बी की वैल्यू लगा दो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r इनटू ए। ये फाई आ गया। अब फॉर्मूला आपका क्या है? एन फाई इक्वल टू एल आई। फाई की वैल्यू उठा करके यहां से यहां कर दो बस। फाई की वैल्यू लगाओगे आप म्यू नॉट एन आई ए अपॉन 2r और इनटू किसकी वैल्यू लगाइए? फाई की लगाइए ना भी। एन अपनी जगह रह गया, एन अपनी जगह इक्वल टू एल आई से आई कैंसिल, क्या बचा? एल देख लो, एन इक्वल टू म्यू नॉट। देखिए एन और एन, एन स्क्वायर ए अपॉन 2r, ये फॉर्मूला आ गया। और चाहो सॉल्व करो तो एक ए इज द एरिया ऑफ द लूप और एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या लगा दोगे? ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो एन इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन
2 r, एक r से r कट गया, n इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट पाई n स्क्वायर r। ये आपके पास किसी भी धारावाही लूप का स्वप्रेरकत्व निकल करके आता है। और ये तो मैंने 2 आपको ऐसे बताए क्योंकि ये सिलेबस में है। और कुछ पूछे आपसे तो भी आपका बस फोकस 3 बातों पे रहना है कि भाई बी निकालना है, फाई निकालना है और इस फॉर्मूले में लगाना है, स्वप्रेरकत्व निकल करके आ जाएगा। और सेम तरीका होगा अन्योन्य प्रेरकत्व निकालने का, और उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। टॉपिक कंप्लीट।